हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए हमारी ये जो क्लास है वो 36 क्लास है। अगर इससे पहले की दोस्तों 35 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल जीविका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड। तो आपको बताना है तमिल में चिर प्रतिष्ठित जीवक चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों जो जीवक चिंतामणि है ये संबंधित है जैन धर्म से। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जैनिज्म। तो इसकी जो रचना करी गई थी दोस्तों, ये जो जीवक चिंतामणि है इसकी जो रचना करी गई थी वो करी गई थी तिरुकदेवर के द्वारा। वो एक जैन भिक्षु था और यह जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही हो जाएगा। और ये जो जीवक चिंतामणि है दोस्तों, इसमें जीवक नामक एक योद्धा के अद्भुत कार्यों का वर्णन है। और एक बात करें दोस्तों, उसी समय के तमिल भाषी एक रचना की अन्य रचना है तो उसका नाम है दोस्तों मणिमेखलई। मणिमेखलई में दोस्तों एक जो कोवलन से जो माधवी एवं कोवलन की पुत्री थी मणिमेखलनी, और राजकुमार जो है राजकुमार का नाम है उदय कुमारन, उनके बीच प्रेम संबंधों का वर्णन है। तो राजकुमार है वो है उदय कुमारन, और जो राजकुमारी है उसका नाम है जो पुत्री थी एक, उसके बीच इनका वर्णन है। और इसकी जो रचना करी गई थी वो एक बौद्ध प्रशिक्षु था शीतले सतनार, उसके द्वारा दोस्तों रचना करी गई थी मणिमेखलई की। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, एक जीवक चिंतामणि से और एक मणिमेखलई से। तो जीवक चिंतामणि की रचना जो करी गई थी दोस्तों वो करी गई थी तिरुकदेवर के द्वारा, और जो बुद्धिज्म की जो रचना है मणिमेखलई उसकी जो रचना करी गई थी वो शीतले सतनार के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगा वार टुक प्लेस इन विच ईयर। तो आपको बताना है जो कलिंग का युद्ध था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 261 बीसी में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अशोक के दोस्तों इसने जब राज्य ग्रहण किया था तो उसके 8वें वर्ष के बाद दोस्तों ये युद्ध हो गया था, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में। और दोस्तों अशोक ने इस युद्ध में व्यापक नरसंहार को देखते हुए जो शस्त्र त्याग थी उसकी घोषणा कर दी थी, और उसने उसके पश्चात बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इससे पहले जो अशोक था दोस्तों यह ब्राह्मण मत का अनुयायी था, और जो उपगुप्त था दोस्तों उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और अपने शासन के दोस्तों 10वें वर्ष यानी कि शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द गुप्ता किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वाज। आपको बताना है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था। तो ये राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और जो समुद्रगुप्त था दोस्तों इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसने इसको संज्ञा दी है तो इतिहासकार थे दोस्तों बी ए स्मिथ, उनके द्वारा इनको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। और जो स्कंदगुप्त थे दोस्तों इन्होंने भारत को हुनों के आक्रमण से बचाया था। और जो कुमारगुप्त हैं इनके द्वारा दोस्तों यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई है। तो आप कमेंट करके बताएं कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा। तो आपको बताना है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के शिव के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था कृष्णा के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कृष्णा प्रथम। और बात करें राष्ट्रकूट वंश की तो दोस्तों दंतीदुर्ग के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, और इनकी जो राजधानी थी वो थी मान्यखेट। और जो राजा थे दोस्तों अमोघ वर्षा, काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुए थे दोस्तों। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 800 ईस्वी के दौरान। और दोस्तों कहा जाता है कि ये जो राजा थे काफ़ी प्रसिद्ध थे क्योंकि इनका जो शासनकाल रहा है वो 64 वर्ष का रहा है। इतिहास में सबसे ज़्यादा का ही जो टाइम पीरियड है शासनकाल है वो माना जाता है अमोघ वर्षा का। और जो दोस्तों एक जो अरब यात्री था सुलेमान, इनके समय में वो भारत आया था। और दोस्तों उसने जो अमोघ वर्षा है इसको दुनिया के 4 मोस्ट यानी कि सबसे फेमस या फिर वर्ल्ड के मोस्ट 4 राजाओं में इनकी गिनती करी थी, जो ये है अमोघ वर्षा थे। नेक्स्ट है, इन 1528 हु डिफीटेड द
राजपूत एट चंदेरी, तो 1528 में चंदेरी के राजपूतों को किसने हराया था? तो ये हराया गया था दोस्तों बाबर के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं बाबर के प्रमुख युद्धों की। तो दोस्तों बाबर ही था जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी, और जो 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, ये हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था उसने इसको हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, और जो 1527 है उसमें खानवा का युद्ध हुआ था, और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, और 1529 में दोस्तों घाघरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड रामायणा इनटू पर्शियन। तो आपको बताना है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो जो रामायण है दोस्तों इसका जो फारसी में अनुवाद किया था, इसका आदेश दिया था दोस्तों अकबर के टाइम पीरियड में ये हुआ था, और ये आदेश दिया था दोस्तों अकबर ने। और किसने किया था? ये किया था बदायूनी ने। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और महाभारत का दोस्तों जो अनुवाद है वो भी बदायूनी के द्वारा करा गया था, और उसके साथ फैजी भी शामिल था, और अकबर के द्वारा ही इनका अनुवाद करवाया गया था। और जो महाभारत है दोस्तों इसका जो पर्शियन अनुवाद है वो रजमनामा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश। तो आपको बताना है किसने कहा था जो साइमन कमीशन रिपोर्ट है रद्दी के ढेर में फेंक देना चाहिए। जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है इसको रद्दी के ढेर में फेंक देना चाहिए। तो ये कहा था शिबा स्वामी अय्यर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिबा स्वामी अय्यर। तो अब बात करते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट की। तो साइमन कमीशन जो है दोस्तों इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था, और यह 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचा था। और इसमें जो 7 सदस्य थे दोस्तों वो सभी अंग्रेज थे, ब्रिटिश संसद से सभी अंग्रेज के अंग्रेज थे, इसलिए भारत में इसका जोरदार विरोध हुआ। और इसका जो मुख्य कार्य था दोस्तों वो था संवैधानिक सुधारों जो संविधान जो 1919 में दोस्तों भारतीय सरकार का जो अधिनियम था उसके जो सुधार हुए थे उनकी विवेचना करना था, यानी कि उनकी जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वाज ग्रांटेड फ्रीडम ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर। किस प्रधानमंत्री के दौरान भारत की स्वतंत्रता अनुमोदित हुई? तो दोस्तों जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय भारत जो ब्रिटेन थे उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। और दोस्तों जिसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल और रैमसे मैकडोनाल्ड जो है दोस्तों यह जो कम्युनल अवार्ड है उससे संबंधित हैं। 1930-31 के समय दोस्तों यह प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान का कौन सा भाग आपको बताना है इससे संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो दोस्तों भाग जो 4 है वो संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 4। आर्टिकल 36 से लेकर दोस्तों आर्टिकल 51 तक दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और जो भाग बी है इसमें नागरिकता का वर्णन है, और दोस्तों भाग 1 आप सभी को पता है। तो नेक्स्ट है द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाय द। आपको बताना है सदस्यों को दिए जाने वाला जो वेतन और भत्ते हैं दोस्तों इनका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका निर्णय लिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, पार्लियामेंट। तो आर्टिकल दोस्तों 106 में इसका वर्णन है, जो संसद के सदस्य हैं इनको जो वेतन और भत्ता दिया जाता है आर्टिकल 106 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो आपको बताना है भारत में किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति करी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। और दोस्तों आर्टिकल 153 क्या कहता है कि भारत के एक स्टेट के लिए एक गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्टेट के लिए एक ही गवर्नर हो। एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक स्टेट के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथ ऑफ ऑफिस बाय। तो आपको बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो उच्च न्यायालय जो है दोस्तों इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद की शपथ दिलाई जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर शब्द का जिक्र है, अगर यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात होती तो वो दोस्तों
और भारत का राष्ट्रपति उसका सही आंसर होना था, लेकिन यहाँ पर पूछा है ऑथ ऑफ ऑफिस बाय यानी कि शब्द का जिक्र किया है, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। और जो हाई कोर्ट है दोस्तों, आर्टिकल 216 से लेकर दोस्तों 216 से यानी कि 214 से लेकर दोस्तों 231 तक हाई कोर्ट का वर्णन है। ये जो आर्टिकल है ये हाई कोर्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि इनका वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज सिस्टम हैज एन इंटरमीडिएट टायर नॉन एज। आपको बताना है पंचायती राज प्रणाली का मध्य स्तर क्या कहलाता है। दोस्तों पंचायती राज जो प्रणाली है ये त्रिस्तरीय प्रणाली है, तो इसमें जो सबसे निचला स्तर है यानी कि मध्य स्तर है वो कहलाती है ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर आती है दोस्तों पंचायत समिति, और जिला स्तर पर आती है जिला परिषद। तो यहाँ पर बीच का पूछा है तो पंचायत समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्सिका आइलैंड इज रिलेटेड टू। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर करें। हमने टारगेट रखा है 50+ क्लासेस का एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर का। तो आप सभी को पता है एचपीएसएससी जो है वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न को रिपीट करता है, और काफ़ी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। 60 to 70% पेपर तो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर से ही कवर अप हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी एक्स्ट्रा करेंगे तो इसकी सिलेक्शन एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम में आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते है कि आपको अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्सिका द्वीप जो है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो कोर्सिका आइलैंड है ये संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्यों संबंधित है दोस्तों, क्योंकि जो कोर्सिका द्वीप था यहाँ पर जो नेपोलियन बोनापार्ट था इसका जन्म हुआ था, और वर्तमान में दोस्तों ये जो कोर्सिका आइलैंड है ये फ्रांस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर। आपको बताना है उत्तर अमेरिका के प्रेरीज क्या हैं। तो प्रेरीज जो हैं दोस्तों ये क्या हैं, घास के मैदान हैं, तो शीतोष्ण घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड है जो प्रेरीज हैं नॉर्थ अमेरिका के। बाकी स्टेप्स जो हैं दोस्तों ये जो हमारा नॉर्थ एशिया है वहाँ पर पाए जाते हैं स्टेप्स, और सवाना जो है दोस्तों वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और ये है अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच डिटरमाइन कलर टेक्सचर केमिकल प्रॉपर्टीज मिनरल कंटेंट एंड प्रेमेबिलिटी ऑफ सॉइल। मृदा का रंग, संरचना, रासायनिक गुणधर्म, खनिज तत्व और पारगम्यता का निर्धारण कौन करता है। तो इसका निर्धारण किया जाता है दोस्तों जो पेरेंट रॉक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पैतृक चट्टान के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। जो मृदा का रंग है उसकी संरचना, रासायनिक गुणधर्म, खनिज तत्व और पारगम्यता का पैतृक चट्टान के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्रीज इज नोन एज गोल्डन क्रीसेंट वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपियम इंडस्ट्री। तो देशों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह विश्व के सबसे बड़े अफीम उद्योग गोल्डन क्रीसेंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो ये देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान हैं, इनको गोल्डन क्रीसेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो है ये अफीम के सबसे बड़े उद्योग हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिवर ऑन विच द रिजर्वायर ऑफ फॉर इंदिरा गांधी कैनल हैज़ बीन बिल्ट इज। वह नदी जिस पर इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों इस पर जो निर्माण किया गया है किस नदी पर किया गया है, तो वो है सतलुज। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर दोस्तों हरिके बिराज नामक स्थान पर इस नहर की जो शुरुआत है हुई है वो राजस्थान के थार मरुस्थल तक जाती है। ये जो नहर है दोस्तों इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, और भारत की यह सबसे बड़ी नहर है। इसका जो निर्माण था दोस्तों 1952-3 में शुरू हो गया था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण इस पर बैन लग गया था, और बाद में जो 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा दोस्तों इसकी परमिशन दे दी गई थी, और 2010 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुई थी, जब जो प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया विच रीजन। तो आपको बताना है लाल मृदा सामान्यता भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, खासकर जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एरिया है वहां पर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगी, ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर बात करें रेड सॉइल की, तो ये हमें रेड या फिर ब्राउनिश रेडिश किसके कारण दिखाई देती है, तो इसमें जो आयरन है उसकी प्रचुर मात्रा होती है।
और इसमें जो ह्यूमस है दोस्तों उसकी कम मात्रा होती है। नेक्स्ट है मानस सेंचुरी इन असम इज नॉन फॉर। तो असम में जो मानस अभ्यारण्य है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है एलिफेंट्स के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बाकी हम बात करें दोस्तों काजीरंगा की, तो वो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वो भी असम में है। और औरंग नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये भी असम में स्थित है, और जो नन्मेरी है वो भी असम में ही स्थित है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट फॉर एनी फर्म। किसी फर्म के लिए क्या उत्तम है। तो दोस्तों किसी फर्म के लिए क्या उत्तम है, तो ये जो फर्म होती है उसके लिए उत्तम है दोस्तों इंक्रीज इन प्रॉफिट, यानी कि लाभ में वृद्धि। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, लाभ में वृद्धि। अगर किसी फर्म को दोस्तों लाभ होगा तो ये उसके लिए बेस्ट होगा, इससे बढ़िया उसके लिए और क्या हो सकता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ए रिसेशन। तो आपको बताना है मंदी के दौरान, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ड्यूरिंग ए रिसेशन देयर विल बी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि उपयोगिता अंतर्गत क्षमता होगी। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर इज। तो रक्त वाहिनी जो यकृत को ऑक्सीजन में रुधिर ले जाती है तो वे है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों हेपेटिक आर्टरी। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। यह यकृत तक रक्त पहुंचाती है। और बात करें उस रक्त वाहिनी की जो दोस्तों हार्ट तक रक्त ले जाती है वो है कोरोनरी आर्टरी। तो ऑप्शन उसका ए सही होना था। और यहाँ पर पूछा होता किडनी के लिए, तो उसके लिए दोस्तों रीनल जो आर्टरी है वो काफ़ी हेल्पफुल है, यानी कि वो रक्त ले जाती है किडनी तक। नेक्स्ट है विच इज़ द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट्स वाटर फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट। आपको बताना है कौन सा अंग जल बसा और विभिन्न अपचायित्मक अपशिष्ट उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों कौन सा अंग करता है, तो ये करता है किडनी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और जो किडनी है इसकी जो फंक्शनल यूनिट है दोस्तों वो क्या है, तो वो है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो आपको बताना है कंपित तार के व्यवहार के अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो ये है सोनोमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोनोमीटर। बाकी दोस्तों जो हाइड्रोमीटर है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हाइग्रोमीटर है दोस्तों इससे ह्यूमिडिटी मापी जाती है। और जो बैरोमीटर है इससे वायुमंडलीय दाब जो है वो मापा जाता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो कहाँ होती है, ये होती है पोल्स में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी के लिए आज का जो प्रश्न है वो है, आप सभी कमेंट करके बताएं जो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर कौन कौन से पहली बार प्रथम कौन कौन से व्यक्ति गए और प्रथम भारतीय इन ध्रुवों पर जाने वाले कौन थे। ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो अच्छा कमेंट करेगा डिटेल में लिखेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वीटिंग इज। अत्यधिक पसीने से बचने के लिए अम्भोरी पाउडर में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है, तो इसमें जो प्रयुक्त यौगिक होता है वो होता है बोरिक एसिड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील रेंजेस फ्रॉम। तो इस्पात में कार्बन के प्रतिशत की प्रास क्या है, तो दोस्तों बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 0.1 to 1.5। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2022 को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को किस प्रकार के अधिकार का अनुमोदन मिला था, तो इनको मिला था दोस्तों कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सशर्त बाजार अधिकार, कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स। तो आपको बताना है दोस्तों जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2022 के, इसकी जो होस्ट कंट्री थी वो कौन होगी या फिर कौन थी, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, चाइना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।